नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पेपर 1 का है, सीटेट पेपर 1 का है, क्लास 1 to 5 के लिए, ठीक है। जिसमें CDP का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 15 प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपका सेकंड। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थी की तार्किक क्षमता के विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मूल तत्वों से परे नहीं है और स्वयं के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में यह बच्चों की सामूहिक भागीदारी एवं सक्रिय कार्यकुशलता की अपेक्षा करता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर सेकंड हो गया और आपने समझ भी लिया इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, हाँ अब दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। बताइए सेकंड का आंसर करें। सेकंड का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है? बताइए 2 का आंसर करें। तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, पारस्परिक शिक्षण। यानी वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। इससे वे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं एवं अपने निर्णय पर पहुंचते हैं एवं समस्या समाधान में पारस्परिक शिक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, तीसरा नंबर और थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों मीन्स असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनिमय। बताइए तीसरा का आंसर करें। तो थर्ड में आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था सिद्धांत के अंतर्गत कई अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। उसमें औपचारिक चरण के कानून और व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत वह यह मानता है कि विद्यार्थियों को दिया गया कार्य यदि तर्क संगत ढंग से वितरित किया जाए तो कार्य का संपादन अधिक प्रभावशाली होगा और उनके मीन्स विद्यार्थी के आपसी विचारों में कानून और व्यवस्था वाली नैतिकता का विकास होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते 4 नंबर और चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक सब नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अखरपन, परिपक्वता। बताइए 4 का आंसर करें। तो 4 का आपका राइट आंसर होगा सेकंड, स्वायत्तता। यानी 14 वर्षीय देविका अपने आंतरिक मनोभावों से प्रेरित है। वह अपनी क्रियात्मक एवं स्वनियंत्रित कर्तव्य की भावना को विकसित कर रही है
ताकि प्रस्तुत कार्यों का न केवल बेहतर संपादन किया जा सके वरन संपादित कार्य में कुशलता का भी समावेश हो। इन समस्त गतिविधियों के अंतर्गत देविका के अंदर स्वायत्तता के तत्व दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बताइए, ठीक है, ये 4 का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। बताइए 5 का आंसर क्या होगा? तो 5 का आपका राइट आंसर होगा। 3 और 4 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो नाना में बोल रहा है, ठीक है ना, जो कि हो नहीं, वैसा कुछ रूल्स ही नहीं है। तो आपका 5 का राइट आंसर जाएगा सेकेंड, ठीक है। यानी जॉन डेवी विद्यार्थियों को सामाजिक व्यवस्था एवं मानदंड का प्रहरी मानता था। वह इन बातों में यकीन करता था कि बिना विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा और बिना प्रचार प्रसार के समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसलिए उसके अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 6ठा नंबर। और 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। चलाघात यानी अप्रैक्सिया, पठन वैकल्य, डिस्लेक्सिया, वाक संबद्ध रोग, एस्पेक्सिया, भाषाघात, अफेसिया। बताइए 6 का आंसर करें। तो 6 का आपका राइट आंसर होगा 4, भाषाघात यानी भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, अफेजिया। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेसिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है? यह शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। बताइए 7 का आंसर करें। तो 7 का आपका राइट आंसर जाएगा 3rd, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यानी बहुबुद्धि सिद्धांत की इसी अवधारणा पर आलोचना की जाती है कि यह न तो किसी अनुभाविक तथ्यों पर आधारित है और न ही इस संदर्भ में किसी शोध कार्य को प्रदान किया गया है। इस सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि विभिन्न विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है और उनके विकास के लिए विभिन्न पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 8 नंबर। और 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों मीन्स डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल यानी सुसंगत नहीं है। बताइए 8 का आंसर करें। तो 8 का आपका राइट आंसर जाएगा 1st, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। साथ ही बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि उपरोक्त तथ्य कुछ लोगों के संदर्भ में ही सही है। बहुमत में यदि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध बनाना है तो विशिष्ट परीक्षण के अंतर्गत विभिन्न बुद्धियों को गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं।
लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बताइए 9 का आंसर करें। तो 9 का आपका राइट आंसर होगा 4। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। यानी कक्षा में विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को बढ़ाना और समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभिक पठन पाठन होता है, न कि उनमें समाजीकरण को विकसित रूप देना। विद्यार्थियों के मध्य जब विभेद की स्थिति पैदा होगी तो वे अध्यापक की तरफ ज्ञान हेतु उन्मुख रहेंगे और अध्यापक भी उनमें संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में प्रवृत्त रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों यानी बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। बताइए 10 का आंसर करें। तो 10 का आपका राइट आंसर होगा सेकेंड, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। किसी भी विद्यालय का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के सामाजिक विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया को मजबूत करना और उनमें तर्क की क्षमता पैदा करना होता है। इनके माध्यम से कोई भी विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करने में सहायक होता है। इसी आधार पर विद्यालय आधारित आकलन पद्धति को प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी यानी क्यूज परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। 11 का आंसर करें। तो 11 का आपका राइट आंसर होगा 4, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। स्व आकलन स्वयं में विद्वता एवं बौद्धिक मूल्य के एक तार्किक स्तर की तरफ इशारा करता है। इसके माध्यम से स्व मूल्यांकन का कार्य संपादित किया जाता है, जबकि तीनों विकल्प कक्षा में या पाठ संचालन के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता के मूल्यांकन और उनकी शिक्षा पद्धति को इंगित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप अपने मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के विद्यार्थियों को उनकी आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? पिछली रात दूरदर्शन पर सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक दिखाए गए नहीं, यहाँ पे देखिए इस तरह से है, ये वाला पार्ट इधर है, एक इधर पार्ट है। यानी क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? कौन सा मिला हुआ है? ठीक है, ये साथ में ही है, तो पहला का क्या सही है या दूसरा का सही है? यहाँ से अलग है। यदि ये एक साथ में मिला हुआ है तो इसका आंसर होगा ये, इसमें करना है। तो बताइए, यानी क्या आप अपने मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के विद्यार्थियों को उनके आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? पिछली रात दूरदर्शन पर सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक दिखाए गए क्षण कौन सा था? जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन, यहाँ पे एक है। और अनुप्रयोग पकाने है तो कोई पकाविधि लिखिए। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों, यहाँ तक एक है। इसके बाद है, विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों में पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त करता है? बताइए 12 का कौन सा मिला हुआ सही है, ये बताना आपको। तो 12 का आपका राइट आंसर जाएगा 4, यानी निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त करता है। ये 12 नंबर। यानी प्रश्न का विकल्प 4 विश्लेषण की प्रक्रिया को व्याख्यायित करता है। प्रश्न के अनुसार कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम को प्राप्त कराने या पाने में सर्वाधिक प्रमुख है? विश्लेषण परक मानसिक स्तर को बताता है। इसके माध्यम से मानसिक क्षमता के व्यापक और तार्किक इस्तेमाल को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 13 नंबर। और 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपके इस अपेक्षा को पूरी कर सके?
कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। बताइए 13 का आंसर करें। तो 13 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। सकारात्मक मानसिकता लक्ष्य की प्राप्ति में काफ़ी हद तक लाभकारी होती है। विजय सिर्फ काल से नहीं बल्कि सकारात्मक सोच के संयुग्म का परिणाम होती है। आप किसी विद्यार्थी के गुणों में, उसकी क्षमता में, उनके व्यक्तित्व में यकीन रखते हैं और उसकी सफलता के प्रति आश्वस्त रहते हैं तो आप विद्यार्थियों की सफलता को मूर्त रूप देने में सक्षम होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविभोह, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कघात, सेरेब्रल प्लेजी, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, न्यून अवधान सक्रिय विकार, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बताइए 14 का आंसर करें। तो 14 का आपका राइट आंसर होगा थर्ड, पर अभिघातज तनाव। बालक के विकास की प्रक्रिया में अनेकों बीमारियां पाई जाती है। इनमें आत्मविभोर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा अपने आसपास के पर्यावरण से अनजान रहता है। प्रमस्तिष्क घात के अंतर्गत बच्चों में संवेदनशीलता का लोप हो जाता है और उनमें शारीरिक अक्षमता का विकास होता है। इसी तरह न्यून अवधान सक्रिय विकार के अंतर्गत बच्चा किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करने में अक्षम होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर और 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किसके संबंध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। 15 का आंसर करें। तो 15 का आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप शिक्षा की विविधता भरी अनुदेशन प्रणाली को व्याख्यायित करते हैं। इस संदर्भ में विभेदित अनुदेशन की प्रक्रिया सफल तकनीक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ 15 प्रश्न के लिए बने रहें और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 15 में से आपका कितना सही हुआ है। बाकी 16 से लेकर के 30 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।